तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। गुलाब के फूलों का अधिक उत्पादन के लिए फसल का प्रबंधन, अच्छी बढ़वार हेतु पान बरेजों में किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन, जीरा की फसल को क्षति पहुंचाने वाले रोग और उनका नियंत्रण, हमारे देश और प्रदेश में गुलाब के फूलों की बढ़ती मांग के कारण प्रदेश में बहुत सारे किसान इसकी खेती करने लगे हैं। तो जिन किसानों ने गुलाब के बाग लगा रखे हैं, उन्होंने इन बागों की अक्टूबर माह में कटाई छटाई की होगी और इन गुलाब के पौधों से आगे चलकर फूलों की अधिक उपज मिले, इसके लिए वर्तमान में कुछ कार्यों को करना बेहद जरूरी है। तो इस समय गुलाब के बाग में कौन कौन से कार्यों को करना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं ग्राम मुंडियाखेरा, जिला मुरैना के प्रगतिशील किसान सुभाष शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान परिस्थिति में खेती और किसान दोनों ही संकट में, लेकिन कुछ वैकल्पिक साधन हो सकते हैं जिसमें हमारा एक छोटा सा प्रयास है फूलों की खेती। फूलों की खेती विशेषकर हमारा ध्यान केंद्रित है गुलाब की खेती पे। गुलाब पैदा करने से किसान भाइयों गुलकंद, गुलाब जल और सुगंधित जो है तेल पैदा किया जा सकता है। ऐसी प्रजाति जिसका नाम रोजा डेमसिनिया है, उसका जो अपने खेतों में प्लांटेशन किया। गुलाब की फसल से ज्यादा और गुणवत्ता युक्त फूलों की प्राप्ति हो, इसके लिए गुलाब के पौधों की सही समय पर कटाई छटाई करनी चाहिए, जिससे गुलाब के पौधों की अनावश्यक बढ़वार ना हो तथा पौधों से अच्छे फूल देने वाली शाखाएं ही निकले। इसके लिए आप इस प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। मित्रों, हम जिस खेत में खड़े हैं उसमें भी आपको दिख रहा होगा कि ये जो फसल जो पूरा ये पौधा है, ये करीब 7 साल पुराना है। इस पूरी खेती में जो पूरा जो प्रबंध किया जाता है उसका मोटे तौर पे ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्व जो इसका होता है वो है इसकी जो कटिंग करने का। इसमें अभी जो 20 दिसंबर के बाद में कटिंग की जा चुकी है। कटिंग के बाद में इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है इसकी पैदावार के लिए, प्रबंधन के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। कटिंग के बाद में इसमें सूट जो निकले हैं उसकी देखरेख के लिए इसमें हल्की सी बोर्डेक्स मिक्सचर या बाजार में जो दवाइयाँ जो उपलब्ध हैं जिसमें कॉपर मौजूद है उसका जो स्प्रे किया है। इसमें सबसे अच्छा रहता है हम 1% बोर्डेक्स मिक्सचर का घोल बना के जो है स्प्रे करें। कटिंग के बाद में जो सूट सूखते हैं वो सूखेंगे नहीं, उनमें और ज़्यादा जो स्प्राउट होगा। कटिंग के बाद में इसमें जो खरपतवार जो उगाते हैं बरसात के समय में, उसकी निदाई चाहे तो आप हाथ से कर सकते हैं, फावड़ा चला के कर सकते हैं, खुरपी से कर सकते हैं, लेकिन ये ज़मीन इतनी कड़ी हो जाती है उस समय तक, क्योंकि इसमें साल भर कोई इस तरीके की इंटरकल्चर नहीं होती। इसमें पावर टिलर से सबसे अच्छा काम होता है। पावर टिलर से गुड़ाई करने के बाद में अगर हम निदाई करेंगे तो खरपतवार नहीं निकलेंगे। दूसरा ये है कि जड़ों में जो निदाई के बाद में जो ज़मीन में जो रंध्र जो बनते हैं उससे ऑक्सीजन की पूर्ति होगी और ऑक्सीजन की पूर्ति की वजह से इसकी जड़ और सूट दोनों ही अच्छे निकलेंगे।
गुलाब की फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन का विशेष महत्व होता है, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई इन प्रबंधनों में लापरवाही बरतते हुए कभी फसल की सिंचाई कर देते हैं तथा असंतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण पौधों की अनावश्यक बढ़वार तो होती ही है, साथ ही साथ फसल में कीट व रोगों का भी प्रकोप होने लगता है। साल में एक बार जब हम इसमें गुड़ाई करते हैं उस समय वर्मी कंपोस्ट या हमारा जो कंपोस्ट जो हम देसी तरीके से बनाते हैं उसका इसमें फैलाव जरूर करवाते हैं। सिंचाई देने से पहले प्रति बीघा 50 किलोग्राम NPK और साथ में 25 किलोग्राम यूरिया खाद के रूप में इसमें दिया जाता है। जो खाद की जो मात्रा जो हम देते हैं उसको संतुलित रखने का है। अगर असंतुलित खाद प्रयोग किया गया, हमने अगर किसी तरीके से असंतुलित खाद का प्रयोग किया तो फिर इसमें जो है नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसमें बड नहीं बनती हैं। और पानी दिया जाए तो पानी देने के बाद में इसको जो छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा इसमें जो प्रबंधन करते हैं वो पानी का ये है कि पानी अगर हमने जल्दी लगा दिया तो इसका सूट जो बढ़वार में चला जाएगा। जब हमारा फूल इसमें करीब कली जो बन जाती है 50% से ज़्यादा, तब जो इसमें जाके दूसरी सिंचाई करते हैं। और उसके बाद में गर्मियों में जब तक हमारा फूल चलेगा, करीब ये जाएगा 20 अप्रैल तक। 20 अप्रैल तक हमको लगातार इसमें पानी देना है। पानी के लिए जो है गर्मियों में केवल जो है 3 सिंचाई गर्मियों में और जरूरत पड़ती है, तब तक हमारी बरसात आ जाती है। बरसात में सिंचाई की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। गुलाब की फसल में कीट व रोगों का भी प्रकोप होता है, जिसके कारण पौधों की उचित बढ़वार नहीं हो पाती और फसल से कम फूलों की ही प्राप्ति होती है। इसलिए इन कीट व रोगों का प्रारंभिक अवस्था पर ही नियंत्रण करें, जिससे कि आपको गुलाब की फसल से ज्यादा फूलों की प्राप्ति हो सके। कटाई के 1.5 महीने बाद हम इसमें जो लगातार बाँच करते रहते हैं। उसके बाद इसमें जो बड निकलती है जिसमें फूल बनता है, और इसमें फूल जो गुच्छों में आता है, अलग अलग नहीं आता। जिस तरीके के हमारा जो देसी गुलाब है उससे थोड़ा भिन्न है इसका। कीड़े का विशेषकर इसमें जब चना की इल्ली जो आने को होती है उस समय वो नुकसान पहुंचाती है डिफोलिएटर के रूप में। उसको कंट्रोल करने के लिए अगर संभव हो है पहले से ही हमारे पास जो चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे अगर लाइट ट्रिप का हमने उपयोग किया है तो उस पर जो अटैक कम हुए हैं। पहले हम कोशिश करते हैं कि नीम का तेल या नीम का अर्क निकाल के ही इसको जो है नियंत्रित रखा जा सके। अगर कभी उसके बावजूद भी अगर उसकी संख्या बढ़ जाती है तो ट्राइजोफास नामक दवाई जो बाजार में उपलब्ध है उस दवाई का जो है घोल स्प्रे करते हैं। इसमें जो एक काले धब्बा पत्ती पे जो आता है वो रोग लगता है, उसको रोकने के लिए हम जो है मैंकोजेब दवाई है उसका प्रयोग करते हैं। कटाई के 1.5 महीने बाद फूल जो गुच्छों में आता है, अलग अलग नहीं आता। फूलों की सुबह ही करीब 8 बजे से पहले इसकी पूरी तुड़ाई कर लेते हैं, और ये जिस यूनिट में हमारा जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें ले जाके फूलों को इकट्ठा करके डिस्टिलेशन की प्रक्रिया के जरिए से इसका सुगंधित तेल और गुलाब जल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। कि इतने सालों के अनुभव के बाद में ये उभर के आया है कि इसमें 50,000 रुपया प्रति बीघा सालाना सकल आय के रूप में हमको जो प्राप्त होता है उससे हमें दूसरी खेती की अपेक्षा इसमें ज़्यादा मुनाफा है। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियाँ। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में, और अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। अपने प्रदेश में मौसम में बदलाव चल रहा है, और ऐसी स्थिति में जो भी किसान बरेजों में पान की खेती कर रहे हैं उनमें कुछ खास प्रबंधनों को करने की जरूरत होती है, क्योंकि मौसम के अनुसार इनका प्रबंधन अगर नहीं किया गया तो पान की पत्तियों की क्वालिटी खराब हो जाती है, जिससे पान उत्पादक किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप पान बरेजों का प्रबंधन कैसे करें, इस पर अपने सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पीके झा। हमारे प्रदेश के पान उत्पादक किसान बंधुओं,
पिछले कुछ दिनों से वातावरण में लगातार टेम्परेचर में गिरावट आ रही है। ठंडा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। पान की फसल जाड़े के मौसम में घटते तापक्रम के प्रति अति संवेदनशील होती है। जब वातावरण का तापक्रम 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तो पान की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण पान की पत्तियां शीर्ष भाग की ओर से मुरझाने लगती हैं और तापक्रम 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पर पौधे सूखने लगते हैं। तो पान की फसल को ठंड के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए कौन कौन से प्रबंधन करना है, आइए जानते हैं। और मौसम के प्रतिकूल प्रभाव से पान फसल को बचाने के लिए कई सावधानी की आवश्यकता है। सबसे आवश्यक है कि बरेजा में का टेम्परेचर नहीं घटे, इसके लिए बरेजा को छत को और दीवार को पूरी तरह से कवर कर दें ताकि अंदर का तापक्रम ज़्यादा कम नहीं हो। और नियमित रूप से कम माह में 2 बार सिंचाई जरूरी है। यदि हम सिंचाई करते रहते हैं तो पान फसल में पत्तियों में पानी की मात्रा कम नहीं होती है, जिससे तापक्रम का असर पत्ती पर नहीं पड़ता है। पान फसल में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन। पान की अच्छी पैदावार के लिए फसल में संतुलित पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इसकी पूर्ति के लिए फसल में जैविक खाद जैसे नीम या सरसों की खली का प्रयोग करना अति उत्तम होता है। यदि जैविक खाद उपलब्धता कम हो तो रासायनिक उर्वरकों का समय समय पर प्रयोग कर सकते हैं। इन उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर संतुलित मात्रा इस प्रकार है। इन उर्वरकों को जड़ के पास मिट्टी में मिला देना चाहिए ताकि ये सीधे लत्तर से संपर्क में न आए, क्योंकि लत्तर के संपर्क में आने पर पौधा सूखने लगता है। और इस समय खास करके जब पाला का समय आता है तो पाला से बर्फ जब बनता है तो बर्फ से भी फसल को डैमेज होता है और वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया बर्फ बनने की प्रक्रिया में उत्प्रेरण का काम करता है। पान की फसल में इस समय जीवाणु जनित रोग फैलने की संभावना रहती है, जिसमें पर्ण दाग रोग प्रमुख है। इस रोग से ग्रसित पौधों की पत्तियों पर काले रंग के पनीले धब्बे पड़ने लगते हैं, जो चारों ओर से पीले रंग से घिरे रहते हैं। ये धब्बे आपस में मिलकर एक बड़े धब्बे बनाते हैं। रोग से ग्रसित पत्तियां जमीन पर गिरकर बेल के तने को भी संक्रमित कर देती हैं, जिससे बेल सूखने लगती है। तो फसल में इनकी रोकथाम कैसे करें, आइए जानते हैं। इसीलिए इस समय यदि हम पान फसल पर एक छिड़काव ब्लाइटॉक्स 50 का करते हैं और ब्लाइटॉक्स 50 में यदि एक एंटीबायोटिक स्टेप्टोसाइक्लिन का घोल बनाकर यदि छिड़काव करते हैं तो बैक्टीरिया द्वारा उत्प्रेरण नहीं हो पाता है, जिससे पाला बर्फ बनने की प्रक्रिया भी नहीं होती है। और इस प्रकार हम पान फसल को हम वातावरण खास करके प्रतिकूल टेम्परेचर गिरते हुए तापक्रम और पाला के डैमेज से हम फसल को बचा सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश के जिन किसानों ने जीरा की फसल लगा रखी है, उनकी फसल में इस समय मौसम बदलने के कारण कई रोगों का प्रकोप हो रहा है। इनका उचित समय पर अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल को काफी नुकसान होगा। तो इस समय जीरा की फसल में होने वाले रोगों की पहचान के लक्षण क्या हैं और उसका नियंत्रण किस तरह से करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी घासोलिया। आज किसान भाइयों अपन बात करेंगे जीरा में लगने वाले प्रमुख कौन कौन से रोग हैं और उनका क्या निदान है। तो जीरे में जो मुख्य जो रोग हैं उनमें से एक है झुलसा रोग, दूसरा उकटा रोग और एक छाछा रोग। ये 3 प्रमुख रोग है। किसान भाइयों अगर जीरा की देखभाल अगर सही ढंग से अपन करें तो जीरा हमें अच्छी इनकम देता है और अच्छी पैदावार के साथ साथ अच्छी अपने एक परिवार में और समाज में एक साख बढ़ती है। जीरे की फसल में जो मुख्य रोग आता है
वो है झुलसा रोग, जिसके पीछे एक कहावत भी है कि जीरा जीव का बैरी मत भावे परिणया जीरो। वो इसलिए कहा जाता है कि जो झुलसा रोग आता है उसके कारण रातों रात फसल नष्ट हो जाती है। क्योंकि इसमें फफूंद द्वारा जनित रोग है, तो ये फफूंद 2-3 दिन में ही, जब मौसम ऐसा होता है कि जैसे आकाश में बादल छा गए हो, माहौल आने की संभावना हो, छाया रहे, और उस टाइम दौरान थोड़ा आपने पानी भी लगा दिया खेत में, तो ये कंडीशन जब बन जाती है खेत में, तो जो ये झुलसा रोग है तुरंत पूरे खेत में फैल जाता है और जीरे को बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जल गया हो, जला देता है। तो इसलिए कहते हैं इसको झुलसा रोग है, झुलस जाते हैं इसमें पौधे। किसान भाइयों, इस रोग से फसल को बचाने के लिए हमें कुछ आवश्यक कार्य को करना जरूरी होता है ताकि फसल से अधिक उत्पादन मिल सके। इसमें एक तो किसान भाई इसमें ये है कि जैसे अपनी जो फसल है 30-35 दिन की हो जाए, तब हम इसमें एक मैनकोजेब फफूंदनाशक दवा आती है उसका छिड़काव करें। इसके छिड़काव के लिए किसान भाइयों आपको मैनकोजेब 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से, मीन्स अगर देखें तो जो 15 लीटर वाली टंकी है उसमें किसान भाइयों अपने को 35 ग्राम के आसपास मैनकोजेब दवा घोल करके और जीरे पे इसका छिड़काव करें। छिड़काव सुबह या शाम करे, अच्छी तरह करे, धीरे धीरे करे, ऐसा नहीं भग रहे हैं और कहीं दवाई गिर रही है कहीं नहीं गिर रही है। किसान भाई एक साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि जब मौसम ऐसा हो रहा हो कि उसमें मावट आने वाली हो, बादल हो रहे हो, तो जो पानी की अगर जो बारी आ रही है उसको हम थोड़ा टाल दें और मौसम खुलने के बाद ही हम उसमें पानी लगाएं। दूसरी किसान भाई, ये जो छिड़काव कर दिया आपने 30-35 दिन के बाद में, फिर अपने किसान भाई छिड़काव करना पड़ेगा एक लगभग 50 दिन पे, मीन्स इसके 15-20 दिन बाद में फिर इस छिड़काव को दोहराना पड़ेगा। दोहराने के साथ साथ इसमें एक दवा और डालनी पड़ेगी, तब तक किसान भाई उस स्टेज पे जीरे में तेला आ जाता है, चेपा जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए एक कीटनाशक दवा इसमें और डालनी पड़ेगी। वही टंकी 15 लीटर वाली, उसमें 30-35 ग्राम मैनकोजेब दवा, उसके साथ में जो डाइमिथोएट दवा आती है कीटनाशक, वो कम से कम उसमें किसान भाइयों 15 से 20 ml दवा एक टंकी में डाल करके हम उसका छिड़काव कर देंगे। तो जो तेला आ गया वो और जो झुलसा आने की संभावना थी वो दोनों उसमें चेक रहेगी, खत्म हो जाएगी। इसके बाद में किसान भाइयों में एक छिड़काव और करना होगा, वो करना होगा 65 से 70 दिन के आसपास, जब हमारी फसल हो जाती है तब। किसान भाई, इनके अलावा जीरे में जो मुख्य जो बीमारी आती है वो आती है उकटा रोग, जिसके पहचान के लक्षण ये हैं कि खेत में पानी होते हुए पौधे मुरझा करके सूख जाते हैं हरे हरे। अगर उसको उखाड़ करके देखें तो जड़ें भी बिल्कुल साफ है, न तो सड़ी गली है न कटी फटी है। इसका मतलब है कि इसमें उकटा रोग आया, इसको टेक्निकल भाषा में विल्ट रोग बोलते हैं। तो किसान भाई, ये भी फफूंद से आता है। उकटा रोग यदि आपकी फसल में दिखाई दे तो तुरंत इसका नियंत्रण करना आवश्यक है। तो किस प्रकार से करें इसका नियंत्रण, आइए जानते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए जो कार्बेंडाजिम नामक जो दवा आती है फफूंदनाशक, उसका घोल बनाएं। घोल बनाने के लिए 1 ग्राम 1 लीटर पानी में दवा ले, उसका घोल बनाएं और जहाँ जहाँ पैचेज हैं खेत में आ रही है वहाँ इसकी ड्रेंचिंग करें। ड्रेंचिंग मीन्स जड़ों में इसका घोल बनाकर कार्बेंडाजिम का जड़ों में डालें। इसका यही निदान है खड़ी फसल में, और किसान भाई और कोई खास इसका महत्वपूर्ण ऐसा कोई निदान उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा किसान भाई जो प्रमुख एक रोग और आता है वो है छाछा। किसान भाइयों, इस रोग से पौधा मरता नहीं है, तो किसान भाई कई बार ज़्यादा ध्यान में नहीं देते, लेकिन इन सब बीमारियों से अगर ज़्यादा नुकसान होता है तो वो छाछा से होता है। क्यों? ये आता है जब हमारी फसल पकड़ी होती है, दाने बन रहे होते हैं तब। तो जब दाने बन रहे हैं तो उसमें जो फफूंद आ जाती है, वो फफूंद उन दानों से रस को चूस लेती है, तो दाने सिकुड़े हुए छोटे रह जाते हैं और हमारी पैदावार कम हो जाती है। जो फायदा हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है। किसान भाइयों, जैसा कि आप इस रोग को नाम से ही जानते हैं, इसमें फसल पर सफेद पाउडर सा छा जाता है, जिससे फसल में भारी नुकसान होता है। नियंत्रण के लिए जैसे छाछा दिखे तो किसान भाई दवा आती है, एक तो कैराथेन के नाम से, जिसको डायनोकेप बोलते हैं, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल करके उसका छिड़काव करें। छिड़काव किसान भाई आपको 10 दिन बाद फिर रिपीट करना है इसी को, वही डायनोकेप 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी घोल करके इसका 10 दिन बाद फिर इसका एक और छिड़काव करें। किसान भाई आप ध्यान रखें, किस खेत में जाएं, डेली एक विजिट करें, देखें खेत हमारा जो फसल है वो क्या मांग रही है, क्या चाहिए, क्या आया हुआ उसको देखें, वास रखें उसके, और पूछताछ करके जानकारी ले करके, और जैसे भी आपको नॉलेज उसको टाइम पे कंट्रोल करें और सही दवा की मात्रा सही समय पे सही मात्रा में डालें, तो किसान भाई जो पैदावार है उसमें उनसे काफ़ी इजाफा होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है धमतरी जिला दुर्ग के कृषक अनुज कुमार ने। यह सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों के रखरखाव प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो अनुज कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। और फव्वारा सिंचाई के बारे में बात करता हूँ। किसान भाइयों के लिए प्रमाणित हो चुका है कि टपका सिंचाई और फव्वारा सिंचाई बहुत ही लाभान्वित है और करीब करीब हर फसलों पे ये दोनों सिंचाई की पद्धतियाँ लागू की जा चुकी हैं और किसान भाई काफ़ी फ़ायदा ले चुके हैं। जहाँ तक ये दोनों सिस्टम की यदि अलग अलग बात करें तो ड्रिप टपका सिंचाई में तो मुझे एक ठीक ढंग का फिल्ट्रेशन सिस्टम चाहिए। फिल्टर में भी 3 तरह के फिल्टर आते हैं। यदि हमें नदी से या तालाब से पानी उठाना है तो हमें एक सैंड फिल्टर, जिसे मीडिया फिल्टर बोलते हैं, जिसमें बालू भरा होता है और वो उसमें यदि पत्ते या कुछ गिर गए होती है तालाब में तो उसे छाना जा सकता है। और उसके बाद स्क्रीन फिल्टर आता है। मीडिया फिल्टर के बाद स्क्रीन फिल्टर लगाना चाहिए, जिससे एकदम मिट्टी का एक छोटा सा कण भी उस टपका सिंचाई में नहीं जाएगा और हमारे टपका सिंचाई की जो आयु है, उम्र है, वो काफ़ी लंबी होगी, वो कभी ख़राब नहीं होगा। तीसरा है, यदि हम नीचे बोरवेल से पानी उठाते हैं तो उसमें कई जगह पे रेता या बालू बहुत ज़्यादा आता है। उसे छानने के लिए एक हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर डेवलप किया गया है। हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर लगाना चाहिए और उसके बाद स्क्रीन फिल्टर लगाना चाहिए। स्क्रीन फिल्टर के बिना टपका सिंचाई हमें कभी भी नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद बीच बीच में टपका सिंचाई में हमें, जैसे यदि उसमें गंदा, कभी कभी क्या होता है पानी में कोई दूसरा धातु जैसे आयरन या कुछ हो तो उसके लिए कभी कभी हमें एसिड ट्रीटमेंट करना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीटमेंट दिया जाता है या 3 महीना में या 6 महीना में हमें उसे साफ करना चाहिए। उसके लिए भी विधि है, जब खेत में फसल नहीं हो तब करें तो अच्छा है। यदि खेत में फसल भी है तो नाली का ड्रिप की जो लाइन होती है उसे लास्ट में खोलकर उसे साफ करना चाहिए। बीच में कभी कभी यदि पाइप खराब होता है, जो मेन या सबमेन लाइन कहलाता है, उसमें भी कभी कभी मिट्टी वगैरह चला जाता है। उसके लिए हर बार सबमेन लाइन में लास्ट में फ्लश वाल्व होता है, उसे खोलकर पूरी प्रेशर से पानी दे के उसे साफ कर देना चाहिए। इस तरह से यदि हम इसका साफ सफाई रखें तो काफ़ी अच्छे ढंग से ड्रिप चलाया जा सकता है। दूसरा फव्वारा सिस्टम है। फव्वारा सिस्टम में इतने फिल्ट्रेशन तो इतना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना फंसे उसके लिए ज़रूरत हो तो मीडिया फिल्टर वगैरह लगाना चाहिए यदि तालाब वगैरह से पानी हम उठाते हैं तो। उसके बाद उसका जो स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर का मेन है उसका रेडियस, उसका डिस्चार्ज, उसका हेड। वो नकली चीज़ों से बचें, जो प्रमाणित हो उन्हीं से लें। दूसरा जो विधि है पाइप का, सबसे बड़ी पाइप का है। आजकल क्या है, यदि प्रोसेस्ड मटेरियल से बहुत सारे पाइप बनाए जाते हैं और उस पाइप का लाइफ बहुत ही कम हो जाता है। यदि वो पाइप टूटता है तो इसे दुरुस्त करना बहुत ही मुश्किल है। अच्छे क्वालिटी का पाइप लें तो मुझे नहीं लगता 25 साल, 30 साल, 40 साल कुछ भी होगा इस पाइप में। तो हमें हमेशा देखना चाहिए कि उच्च गुणवत्ता की जो सिस्टम्स हैं वही खरीदना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता की पाइप भी है और वो टूट गई है तो उसके लिए बहुत अच्छी तकनीक है, फ्यूजन विधि से उसे जोड़ा जाता है। एक हॉट प्लेट होता है, हॉट प्लेट मुहैया कराएं जिससे उसे कभी भी किसान भाई 1 मिनट में उस 2 पाइप, कटे हुए पाइप को जोड़ सकते हैं। इससे उन्हें तकलीफ नहीं होगी। उसमें कुछ नहीं है, हर जगह आजकल बहुत सारे जगह पे बिजली गया है, बिजली से उसे गर्म करके हॉट प्लेट से और दोनों साइड पाइप को जोड़ देंगे और हॉट प्लेट हटा लेंगे तो उसे जस्ट चिपका देंगे। इससे उसकी क्वालिटी भी वैसी ही रहेगी, क्योंकि वही उसी मटेरियल का पाइप का जो मटेरियल है उसी से उसका जुड़ाव होता है। उसके बाद स्प्रिंकलर यदि खराब हो, कुछ फंस गया हो तो उसे आप अपने से प्रेशर वगैरह दे के ठीक कर सकते हैं। यदि अच्छी क्वालिटी की है तो ये सब समस्या बहुत ही कम आती है। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गुनापुरा, जिला मुरैना के कृषक महेश शर्मा ने। यह फसलों को पाले से किस प्रकार बचाएं, इस विषय पर जानकारी चाहते हैं। तो महेश शर्मा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश।
किसान भाइयों, जिस हिसाब से ठंड बढ़ रही है और शीतलहर का प्रकोप चल रहा है और दिसंबर और जनवरी का महीना चल रहा है, तो पाला पड़ने की भी संभावनाएं हैं। तो आप देखेंगे किसान भाइयों, पाले को तो वैसे तो स्थानीय भाषा में अपन दाह भी कहते हैं, सिली भी कहते हैं या जाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। पाला पड़ने में आप देखेंगे किसान भाइयों कि रात्रि के समय जो होता है वो तापमान कम हो जाता है और उससे आप देखेंगे कि जो पौधे की कोशिकाएं हैं उसमें जो पानी है वो जम जाता है और जमने से क्या होता है कि वो बर्फ का रूप ले लेता है और उसके बाद जो पौधे की कोशिकाएं हैं वो फट जाती है और उस पौधा ऐसा लगता है जैसे कि झुलस गया है। और कभी कभी तो पाले की वजह से आप ये भी देखेंगे कि 100% फसल भी नष्ट हो जाती है। और गेहूं में आप देखेंगे कि जब बाली में दाना पड़ रहा हो या दाने में दूध बन रहा हो, मतलब मिल्किंग स्टेज पे अगर पाला पड़ता है, तो आप देखेंगे कि या तो बाली में दाना पड़ेगा ही नहीं और पड़ भी जाएगा तो दाना वजन में हल्का होगा और दाने पतले होंगे और उसके अलावा जो उसकी दाने बाहर में भी कम होंगे। पाले से ग्रसित गेहूं की फसल को आप देखेंगे तो बालियां और पत्तियां किसान भाइयों आप देखेंगे तो ऐसी लगती है जैसे कि झुलस गई है। और पाला पड़ने का किसान भाइयों पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। वैसे इस तकनीकी युग में आप देखेंगे कि मोबाइल पर है या मौसम भविष्यवाणी के केंद्र है या मौसम पूर्वानुमान केंद्र है, इनसे आपको पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, जिस हिसाब से ठंड बढ़ रही है और शीतलहर का प्रकोप चल रहा है, फुहारा पद्धति से सिंचाई करना इसका एक सरल और सुगम तरीका है। इससे क्या होगा कि तापमान एकदम कम नहीं हो पाएगा। दूसरा यह तरीका ये भी है, पाला पड़ने के दिनों में किसान भाई धुआं भी कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें कि जो भी मेड़े हैं उन मेड़ों पे जो कि कूड़ा करकट है, कचरा है, इसको आप जला देवें और उसमें जब जला रहे हैं उस वक्त आप क्या करें कि उसके अंदर क्रूड ऑयल जो होता है या इंजन का निकला हुआ जो जला हुआ तेल होता है उसको डाल देंगे तो धुएं की मात्रा भी बढ़ेगी और उससे की पाला नहीं पड़ेगा। और तीसरा उपाय ये भी कर सकते हैं कि किसान भाइयों, अमूमन देखा गया है कि जो ठंडी हवाएं चलती है वो आपके पश्चिम और उत्तर दिशा से चलती है। तो दीर्घकालीन उपायों के अंतर्गत किसान भाई अपन ये भी कर सकते हैं कि वायुरोधी वृक्ष लगा सकते हैं उत्तर और पश्चिम दिशा में, जिससे कि ठंडी हवाओं का बिल्कुल फसल पे प्रभाव ना पड़े। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको शीशम है, बबूल है, जामुन है, खेर है, इन पौधों को अगर आप उत्तर और पश्चिम दिशा में लगा देंगे तो आपकी फसल पर बिल्कुल डायरेक्ट ठंड का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा किसान भाइयों ये भी कर सकते हैं कि बाजार में गंधक का तेजाब भी मिलता है, इसको हमें भी छिड़काव करना चाहिए। इसके छिड़काव के लिए हमें 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से फसल पे ऊपर से नीचे की तरफ अच्छी तरह छिटकना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, बाजार में डाईमिथाइल सल्फर ऑक्साइड DMSO भी आता है, इसका भी हम छिड़काव कर सकते हैं। इसके लिए हमें 78 ग्राम DMSO को 1000 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरह हम छिड़काव कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि जो पाला पड़ रहा हो, पाला पड़ने के दिन जब संभावना हो तो हमें 10-15 दिन के अंतराल पर इसको पुनः अपने को दोहराना है। इसी तरह जो गंधक के तेजाब का हमने छिड़काव किया है, इसको भी हमें 10-15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार वापस इसको दोहराना है। इसके अलावा हम किसान भाइयों, पाले पड़ने के दिनों की संभावना हो, जिन दिनों में पाला पड़ने की संभावना हो उन दिनों में हमें थायो यूरिया का भी छिड़काव कर सकते हैं। हमें थायो यूरिया 500 ग्राम थायो यूरिया को हमें 1000 लीटर पानी में लेकर अच्छी तरह उसका घोल बनाकर हमें छिड़काव करना है। इस तरह किसान भाइयों, जो पाले के जिस तरह से शीतलहर बढ़ रही है और पाला पड़ने की संभावना के दिनों में हमें इन जो बताए गए तरीकों को अगर अच्छी तरह आप अगर काम में लेंगे और अच्छी तरह से आप उसको सही समय पर सही विधि अपनाकर अगर छिड़काव करेंगे तो निश्चित तौर से पाले की आपकी फसल से बचाव किया जा सकता है और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अन्नदाता के सफलतम 14 सालों के सफर पर विशेष प्रस्तुति। हाइड्रोपोनिक विधि से स्ट्रॉबेरी की खेती है लाभदायक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।